अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज का दिन हम मना रहे हैं बैनुल अक़वामी माहौलियाती दिन के हवाले से। पूरी दुनिया में 5 जून बैनुल अक़वामी माहौलियाती दिन के हवाले से मनाया जाता है, जहां पर ये देखा जाता है कि हमारे इस एनवायरनमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉल्यूशन पैदा कर रही हैं और उसके ख़िलाफ़ हम क्या कुछ जो है वो काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी तदबीर और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं जिससे माहौल में जो आलूदगी है वो कम हो सके। दरख्त काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियां लगाई जा रही हैं और इंडस्ट्रियों का वेस्ट जो है वो नहरों में दाखिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से माहौल जो है वो गंद से गंदा होता जा रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने एक इदारा तो बनाया है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो आज वो EPA क्या कर रहा है जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल डे के हवाले से। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारी नए आने वाली नस्ल जो है वो क्या कर रही है, वो अपना क्या किरदार अदा करेगी आगे जाकर, उस पर बात करने के लिए बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने बनाए हैं कि हम अपनी किस तरीके से खिदमत जो है, तो बच्चों से जानते हैं कि क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं और फ्यूचर में किस तरीके से देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट को किस तरह सेव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त एनवायरनमेंट जो हमारा वो ख़राब हो चुका है और फॉग आपने देखी होगी, स्मोक जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती थी और सांस लेना मुश्किल होता था। बेटा, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है और उसके बारे में थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि आप तो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हो। ड्रिप इरिगेशन का पता है आपको कि क्या होती है? जी, ये पहले आइडिया दिया गया था 1930 में और फिर 1959 में ये वाइडली यूज़ होना शुरू हुई थी। इसमें होता क्या है, ये वेल से पानी आता है, वाटर मोटर जो है ये पानी को वाटर टैंक में भेज दिया है और फिर ये जो टैंक है इससे पानी जाता है ये फार्म लैंड पे, इस मतलब जो ज़मीन होती है खेत में, और ये इसके अंदर होल्स हैं जिनसे पानी आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रिप होता है। जी अच्छा नाज़रीन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो मैं आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये वहाँ पर मुतारिफ़ कराया गया था जहाँ पर पानी की किल्लत। ज़ाहिर सी बात है कि आपको जब फसल उगानी है तो पानी तो चाहिए होगा, तो वो पानी को एक पाइप के ज़रिए ड्रॉप बाय ड्रॉपलेट्स जो है वो खेत के जो एरिया होता है, जो आपकी क्यारियाँ बनी होती हैं खेत की, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप्स जो है वो डाला जाता है। बच्चा जो है वो पानी डाल के दिखा रहा है, एक वेल बना हुआ है, उसका टैंक है वाटर का, और पानी जो है वो अभी उठना शुरू हो जाएगा। इसे ऊपर तक भरना पड़ेगा बेटा आपको, ये ड्रिप जो है जो ये गिरेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए, और सबसे बड़ी बात यह कि 6th क्लास का बच्चा और एक वेल बीइंग जो एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये चलना शुरू हो गया और इसी के साथ ये देखें जी, अब पानी आना शुरू हो गया। और ये अब आप मुझे बताओ बेटा। जी, अब ये हो रहा है कि पानी यहाँ से ये ले रहा है, ये मोटर इसे ऊपर भेज रही है और यहाँ से मोटर वाटर टैंक में जब जा रहा है पानी तो फिर यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ से पाइप उसे नीचे लेके जाता है और यहाँ पे जो होल्स हैं वो उसे आहिस्ता आहिस्ता करके प्लांट्स तक पहुँच जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके प्लांट्स तक जो है वो पहुँचाते हैं। इससे एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होता है कि पानी का लॉस जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, पानी ज़ाया नहीं होता, और जहाँ पे पानी की किल्लत होती है जिन इलाकों में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पानी की जहाँ पर इलाकों में किल्लत हो तो वहाँ पर फ़ायदा होता है। मज़ीद बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा, आप मुझे बताएं आप कौन सी क्लास में हैं और आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया? I'm Amna Sajad from class 10th grade and I've made the rain harvesting project. Rain harvesting में हमारे पास होता ये है कि जो रेन वाटर होता है उसे वेस्ट करने के बजाय हम कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। उसके बाद हम उसे फ़िल्टर प्लांट से फ़िल्टर करते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चारकोल होता है, हमारे पास सैंड्स होते हैं, तो उससे जो है हमारा जो रेन वाटर होता है वो फ़िल्टर होता है। उसके बाद हम उसको पाइप के थ्रू वेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वेल से ट्रांसफ़र करने के बाद हम वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मिंग के लिए हो सकता है,
गार्डनिंग के लिए यूज़ हो सकता है, और अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो हमारे लिए वो पीने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो पूरा आपने सेटअप बनाया, ये किन एरियाज़ के लिए है? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा एरियाज़ हैं जहाँ पर ये इस तरह का सेटअप लग सके? जी, पाकिस्तान में राइट नाउ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ में भी हो रहा है और ड्राई एरियाज़ में भी अक्सर होता है यूज़। अच्छा, तो जनूबी पंजाब के लिए क्या किस तरीके से बेहतर समझती हैं कि ये काम जनूबी पंजाब के लिए बेस्ट रहेगा? किस तरीके से हो सकता है? हमारे यहाँ पे बारिशें अक्सर होती तो हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, और हम लोग हैं भी ऐसे कि पानी ज़रा वेस्ट करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द वाटर, रेन वाटर, हम पॉन्ड्स वगैरह बना सकते हैं, हम लोग वेल्स बना सकते हैं, और हम अपने स्टोरेज टैंक्स बना सकते हैं जिनके अंदर हम वाटर स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी कि वैसे जैसे कि आपने देखा होगा बारिशें होती हैं तो हमारा सारा पानी जो है वो गटरों की जीनत बन जाता है। तो अगर हम उन्हें स्टोरेज टैंक्स के अंदर लेना शुरू कर दें, जमा करना शुरू कर दें, तो वो हमारे काम आ सकता है। तो मज़ीद बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा, क्या बनाया है आपने और कौन सी क्लास से हो? Assalamualaikum. I am from class 6 Blue and I have made this project street light automation. Street light automation वो चीज़ है कि हम अपनी स्ट्रीट और शॉपिंग मॉल वगैरह बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे एलिवेटर और ओपनिंग ऑटोमेटिक डोर एक्सेट्रा। ठीक हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, और जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स उस टाइम ऑन होती हैं जब इसकी डिटेक्टिंग में इसके रेंज में कुछ चीज़ आती है, वरना ये ऑफ़ हो जाता है। ये देखें जी, ये एक अच्छी चीज़ है कि अब आप ये देख रहे हैं कि ये लाइट नहीं जल रही। ये एक कार है। अब मिसाल के तौर पर ये एक रोड है और ये एक डिटेक्टर लगा हुआ है। अब जब तक रोड के ऊपर लाइट नहीं है तब तक गाड़ी नहीं, लाइट्स नहीं जल रही। अब जैसे ही मैं गाड़ी को लेकर आता हूँ ये लाइट्स जल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी एनर्जी सेव हो रही है, आपकी बिजली जो है वो सेव हो रही है। तो मज़ीद अभी आगे चलते हैं और एक और प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये सारा ग्रीन ग्रीन है। तो बच्चों से बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट क्या है और किस हवाले से है। बेटा, मुझे ये बताएं कि क्या है ये प्रोजेक्ट और किस तरीके से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, we are basically students from BS MMG 7th semester and the project title is microalgae based integrated system for bioremediation, carbon sequestration and biocircular economy. So we are dealing with the environmental waste. जो इंडस्ट्रीज़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, जो जिससे हमारी ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ हो रही है, और दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर आ रहा है उससे हमारी इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग माइक्रो एल्गी, दैट इज़ द प्रोडक्ट एंड इट इज़ हम इसको प्योर कल्चर प्रोड्यूस करते हैं इन माइक्रोबायोलॉजी लैब, और इसको एज ए इनपुट यूज़ करते हैं। अब माइक्रोएल्गी करती क्या है, बायो रिएक्टर्स जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसमें इनपुट हमारे पास माइक्रोएल्गी लैब से आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट का, वो हमारे पास एज अ इनपुट यूज़ होगा। उससे होगा क्या, माइक्रोएल्गी एज अ रिएक्टर यूज़ करेगी और सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास फिल्ट्रेशन होगी, और उससे फिल्ट्रेशन यूनिट से एल्गल बायोमैस बनेगा, और वाटर जो है वो हमारा फिल्टर होकर एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास एल्गल बायोमास बन रहा है उससे हमारी फर्दर प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्रियल स्टेट पर, और जिससे हमारे पास डिफरेंट बायो सर्कुलर इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन प्रोडक्ट्स में हमारे पास बायोफ्यूल है, बायोडीज़ल जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, हम उनको डील करके बायोडीज़ल बना सकते हैं एक वेस्ट से। ठीक है, और उसके बाद हम एनिमल फीड, सॉइल फर्टिलाइजर्स और प्लास्टिक्स जो कि बायोडिग्रेडेबल होती हैं, हम वो बना सकते हैं, जिससे हमारी इन्वायरमेंट जो है वो एक रीन्यूएबल सोर्स में रहेगी। और इससे हमारा इम्पैक्ट जो है वो ये है कि अगर हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल से यूज़ करते हैं, केमिकल से डील करते हैं, तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो सेकेंडरी टॉक्सिन्स बनाता है। बट माइक्रोएल्गी से जो प्रोडक्ट आता है उससे हमारे पास बायो सर्कुलर इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे हमारे पास कोई भी वेस्ट नहीं आता। अच्छा, अब आपने एक ओवरऑल प्रोजेक्ट का तो बता दिया, कहने में बहुत आसान है, मगर मुझे ये बताएं कि जनूबी पंजाब में हम इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली पहले से हमारे पास वर्किंग में है। बहुत सारे माइक्रोएल्गी प्लांट्स बने हुए हैं जहाँ पर इंडस्ट्री से डायरेक्ट, जो इंडस्ट्रीज़ के एरिया में जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रही होती है, वहीं पर पॉन्ड्स बने हुए हैं। हमारे पास एल्गल पॉन्ड्स बने हुए हैं, वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास एफ्लुएंट है ना, उसको डायरेक्ट वो उसके अंदर जाए। ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से इंडस्ट्री से निकलती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जनूबी पंजाब में
ऐसा जितनी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना भी हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। तो इनपुट जो हमारे पास फ्लू गैस है ना, वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो किसी भी इंडस्ट्री से निकलती है। देखें जी, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, हम उस वेस्ट को किस तरीके से बायोगैस और डिफरेंट कंपोनेंट्स में तब्दील करके अपना पानी को भी साफ़ कर सकते हैं। और आपको ये देखा होगा कि जनूबी पंजाब में आपने देखा होगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारा वेस्ट जो है वो नहरों में डालती हैं। तो अगर हम इस प्रोसेस से अगर हम इसे सेट कर लें तो हमारा जो नहरी प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगा, और जो पानी दरियाओं में जाता है तो दरिया जो हैं वो भी हमारे बेहतर हो सकते हैं, और उनकी लाइफ जो उसमें मछलियाँ हैं वो भी सेव हो सकती। जी तो नाज़रीन, बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी हम देख रहे हैं, और आपको मज़ीद आगे बच्चों से भी बात करते रहेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का मिलता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी बच्चों से बातचीत चल रही है। उनके प्रोजेक्ट्स जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो है वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो बच्चों से बात करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद अली है। ये मैंने एक स्मार्ट सिटी का मॉडल बनाया है। इसमें हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड और सोलर बेस्ड है। ये सिटी ऐसी सिटी है कि ये खुद ही अपनी बिजली बना रही है और ख़ुद ही इस्तेमाल कर रही है। किसी बाहरी सनलाइट के अलावा इसको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब ये सोलर पैनल लगे हुए हैं। रात के टाइम किस तरीके से करेंगे? दिन में तो चलो सोलर हो गया। दिन में जब सनलाइट से सोलर चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैप करेंगे, और जब रात में सन नहीं होगा तो फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये पूरी रोड को रोशन करते हैं। यानी कि आपने एक किस्म का यूँ समझो कि जिस तरह घर पर हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं, साथ बैटरीज अटैच कर दी, तो हम वापडा को बाईपास कर सकते हैं। जी ऐसा भी हो सकता है जी। नहीं जी, वापडा बाईपास हो गया जी। और अच्छी बात है, ये देखें अब ये सोलर लगाकर अगर आप पूरे एक इलाके को जगमगा सकते हैं तो ये बेहतर है। और मैं हैरान हूँ कि बच्चे छोटे हैं, और बच्चे छोटे होने के बावजूद इतना ब्रिलियंट काम किया हुआ इन्होंने कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हमारे माशाल्लाह कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो बेटा, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है? Assalamu alaikum. I'm Ishal and our project is like rain detector. रेन डिटेक्टर। Yes, as it reflects from its name, it detects the rain and protects our clothes from getting wet. ओके, तो ये किस तरीके से डिटेक्ट करता है? कुछ चला कर दिखा सकते हैं? Yes. जी बेटा, आप बताएं क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या? जो जब बारिश होती है तो ये पानी इसके ऊपर आता है, तो ये पानी डिटेक्ट करता है। ये है क्या चीज़? ये रेन सेंसर है। ये सेंसर है? हाँ जी। अच्छा, यानी ये रेन सेंसर है। जब बारिश आती है तो उसके बाद जब पानी गिरता है ना, तो फिर ये उसको डिटेक्ट करता है और वो सिग्नल भेजता है कंट्रोल सिस्टम को। जो कंट्रोल सिस्टम है फिर वो इस मोटर को एक्टिवेट करता है, जो फिर इसको सेफर एरिया में ले जाता है। ये हमारे ख़वातीन के लिए अच्छा हो गया कि अगर अपने खामिंदों को कहें जी कि घर के अंदर इस तरह का सिस्टम लगवा के दें, क्योंकि बारिशें जब होती हैं तो कपड़े अक्सर हमारे जो सूख रहे होते हैं वो मज़ीद फिर गीले हो जाते हैं। तो ये ऑटो सिस्टम पर आ जाएगा कि अगर बारिश होती भी है तो फौरी तौर पर कपड़े जो हैं वो अंदर से रहेंगे। इसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें इसके साथ रहती हैं, खाली कपड़ा नहीं है। आप अपने पूरे का पूरा एक जो सिटिंग एरिया है उससे भी प्रोटेक्ट इसी तरीके से कर सकते हैं कि बारिश हुई तो छत उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा बेटा, आप बताएं कि आपने क्या चीज़ बनाई है? Assalamu alaikum. My name is Musfira Noor and I am representing Park Arab Schools Multan here. हमने बनाया है कार्बन एब्जॉर्बर और प्योरीफायर। बेसिकली जो फैक्ट्रीज़ इमिट करती हैं स्मोक से भरी हुई जो एयर में हमारे पास स्मोक आ रही है उसको साफ़ करने के लिए, ताकि एयर हमारी साफ़ हो और हम अच्छी तरह ब्रीथ कर सकें। ये हमने इसके साथ पाइप अटैच किया है। ये नीचे हमने बर्निंग के लिए कोल भी रखा है। सेफ्टी हैज़र्ड्स की वजह से हम इसको भी नहीं बर्न कर सकते। अब जिससे जो हमारे पास जो हार्मफुल गैसेस हैं उसको ये पाइप से गुजर के यहाँ पर हम बैटरी ऑन करेंगे। ये कॉटन जो है ये सारी स्मोक को और स्मेल को एब्जॉर्ब करेगी और यहाँ से हमारे पास क्लीन एयर बाहर आएगी और हम इसको इनहेल करेंगे। बेटा, आपने एक छोटा प्रोजेक्ट तो अच्छा बनाया है, और आगे जाके ज़ाहिर सी बात है इस पर जब इंडस्ट्रियल यूज़ होता है तो खाली कॉटन तो हार्मफुल गैसेस नहीं एब्जॉर्ब कर सकती। क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं जो कि तमाम गैसेस को कैच कर सकती हैं और प्योर ऑक्सीजन जो है वो फ़िज़ा में छोड़ सकती है? हमने इसके साथ एक बैटरी भी अटैच की है जो इसकी जो सर्कुलेशन को, गैस की सर्कुलेशन को इन्हेंस करेगी। सिर्फ ये कॉटन नहीं है, इसके साथ बैटरी भी है और पाइप भी हमने अटैच की है, जो इस इलेक्ट्रिसिटी भी अटैच की है जो इसकी एयर की सर्कुलेशन को इन्हेंस करेगी और हमारे पास साफ एयर। इसके ये बनाने का मकसद
क्या है, किस तरीके से हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बेसिकली हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि ये एयर को साफ़ करेगा। एयर प्योरीफायर बनाया? जी एयर प्योरीफायर बनाया है। एयर प्योरीफायर का जी ओपन मॉडल है, आपने घरों में देखा होगा एयर प्योरीफायर्स आजकल बहुत ज़्यादा रखे होते हैं। तो इसी के साथ साथ ये भी चीज़ अच्छी है और बच्चे जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। तो मज़ीद इस तरफ आते हैं। वालेकुम सलाम, क्या चीज़ है बेटा ये? हाइड्रोपोनिक सिस्टम। हाँ? हाइड्रोपोनिक सिस्टम। ये क्या होता है? So basically in hydroponic system water is mixed with some nutrients and directly delivered to the plant roots. And this system ensures that plant receive right amount of water, oxygen and nutrients for greater and healthier growth. ये जो वाटर टैंक है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसमें नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है और कैल्शियम और पोटेशियम। ये आपने खुद बनाया पानी को? जी सर। ओके गुड। अच्छा, तो आपको क्या इस चीज़ का पता है कि कितनी मिकदार कितनी चाहिए होती है किस पौधे को? नहीं जी, हम लोग वो जब टैंक चलता है यहाँ से तो फिर वो आता है यहाँ से डिलीवर होता है ना, तो फिर जितना उसको चाहिए होता है जाहिर सी बात है कि पौधे की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है और फिर बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ पे ड्रेन होता है बाहर आ जाता है और ये दोबारा रीयूज़ भी हो सकता है। ओके, ये जी आपका रीयूजेबल वाटर, इट्स जस्ट लाइक ड्रिप इरिगेशन। और मगर ड्रिप इरिगेशन में सीन क्या होता है कि वो मट्टी होती है। अब ये उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर मट्टी नहीं है। अब आपने जाहिर सी बात है कि पहाड़ों के अंदर अगर आपने कोई सब्ज़ी या फ्रूट उगाना हो तो आपको जनूबी पंजाब से या पंजाब से बालाई इलाकों में लेके जाना होता है। तो ये चीज़ आपके वहाँ पर भी आप इन्हें न्यूट्रिएंट्स एक पौधे को पूरा दें तो उसके फ़ौरन बाद ही वो अपने फ्रूट्स जो है वो देना शुरू करेगा। तो नाज़रीन, अब एक और प्रोजेक्ट मेरे सामने मौजूद है और बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है और किस तरीके से मदद कर सकता है, इससे किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ना एक मैकेनिज़्म है, बायोलुमिनेसेंस पोल्यूशन का ये एक इंडिकेटर है। अगर हमारे माहौल में आलूदगी जो है वो बढ़ गई है तो उसको ये सेंस करने का, उसको बताने का ये बहुत अच्छा कुदरती तरीका है कि हमारे पास जो है ना ये बैक्टीरिया है, इसको बोलते हैं हम विग्रो फिशरी। तो ये जो है ना जहाँ पे जो आलूदगी कम होगी, अगर इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ़ होगा हमारा तो ये वहाँ पे ग्लो करना शुरू कर देगा। और अगर थोड़ी सी भी वहाँ पे गंदगी मौजूद होगी तो ये अपनी जो लाइट होगी उसको कम कर देगा। तो ये पानी के अंदर डालते हैं हम, पानी के अंदर ही ग्रो करता है। अगर हमने कहीं चेक करना है कि किसी जगह का कि यहाँ पे इन्वायरमेंट में आलूदगी है कि नहीं है तो हम उसका सैंपल लेंगे और वहाँ पे जाके उसको अप्लाई करेंगे तो ये शो कर देगा। तो ये इंडस्ट्री में किस तरह यूज़ हो सकता है? इंडस्ट्री में इस तरह यूज़ हो सकता है कि जैसे हमने जाके चेक करना है कि बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो हेल्दी है कि नहीं है, तो हम इसका थोड़ा सैंपल लेंगे। जैसे हमने चेक करना है कि पानी की क्वालिटी है, ठीक है, तो वो अच्छी है कि नहीं है, तो हम उसमें जाके उसको डालेंगे और चेक करेंगे कि सेंस करता है नहीं करता। अगर ये ग्लो कर रहा है वहाँ पे तो उसका मतलब है वो बहुत अच्छा और क्लीन है। और अगर वो थोड़ा सा भी डिम होती है उसकी ग्लो तो वो जाके वहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। जो आप वाटर इंडिकेटर्स आजकल आए हुए हैं वो नहीं बता सकते? बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये उसी की एग्जांपल है ना, ये हमारे पास एक नेचुरली तरीका है, वो तो हम खुद से क्रिएट करें ना, ये तो नेचुरली अल्लाह ने प्रोड्यूस किया हुआ तो ये हो रहा है। चलो जी, ये जी माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अब ऐसा लगता है कि हमारा जो आने वाली नस्ल है वो इस चीज़ को समझ गई है कि एनवायरनमेंट को साफ़ रखना कितना ज़रूरी है और एनवायरनमेंट को किस तरीके से साफ़ रखा जा सकता है और किस तरीके से हम लोगों में आगाही या मुहिम जो है वो किस तरीके से चला सकते हैं, ये समझा सकते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा बतूल साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वुमेन यूनिवर्सिटी या हमारा निसाब जो है वो किस तरीके से इस एनवायरनमेंट को डील करने के लिए इस वक्त अपने स्टूडेंट्स को आगे लेकर आ रहा है। मैडम, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। और मैडम ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि हमारे निसाब में एनवायरनमेंट के ऊपर कितना काम हो रहा है और कितना निसाब में उसे शामिल किया गया? जी, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक निसाब का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है मैं अब आई एम गोइंग थ्रू ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड देयर जो भी निसाब और चीज़ें हैं उसको गो थ्रू कर रही हूँ। लेकिन एक सरसरी अगर मैं देखूँ कि मैंने उसका जो जायज़ा लिया उसमें ये कि काफ़ी हद तक ये हमारा जो निसाब है वो जो मॉडर्न इस वक्त जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक है।
लेकिन इसके साथ साथ अभी हमने ये देखना है कि हमारे लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम जब तक इंडिजिनस प्रॉब्लम्स को नहीं एड्रेस करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, उस वक्त तक हम उसकी ट्रीटमेंट या रेमेडी नहीं कर सकते। तो हम इंटरनेशनल थेरीज़, इंटरनेशनल जो भी फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, पोल्यूशन के, और जो उसकी ट्रीटमेंट्स हैं उसको हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स कुछ इंडिजिनस हैं जो इंटरनेशनल से हट के हैं। तो अभी मेरी ये कोशिश होगी कि हम अपने निसाब में अपना इंडिजिनस एक पूरा जो है वो रखें, उसमें पार्ट रखें जिसमें इंडिजिनस रिसर्च भी हो, इंडिजिनस थेरी डेवलपमेंट हो, और इंडिजिनस जो है वो ट्रीटमेंट और रेमेडी जो है एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स की, वो हम जो है वो उसको थ्रू रिसर्च और थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसको हम इवॉल्व कर सकें, ताकि हम अपने जो यहाँ के लोकल मसाइल हैं उसको हम हल कर सकें। लोकल मसाइल हल करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कुछ हमें डिपार्टमेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो बच्चे जो पढ़कर निकलते हैं, तो क्या डिपार्टमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर उन्हें बच्चों को नौकरियाँ मिल सकती हों इस हवाले से? तो निसाब जब ऐड हो रहा है तो क्या नौकरियाँ भी उसी तरीके से हैं? जी, नौकरियों का जो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक इशू है कि जितने ग्रेजुएट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त जो हैं आप देखें कि ना सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। तो उस लिहाज से नौकरियां क्रिएट हो तो सकती हैं, बट उतनी नौकरियां नहीं हैं। बट स्टिल अभी हम प्रेजेंटेशन में भी देख रहे थे कि हमारे यहाँ के जो ग्रेजुएट हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बड़ी अच्छी पोजीशंस पे जो है वो सर्व कर रहे हैं, और वो ना सिर्फ ये कि हमारे अपने अदारे के लिए वो बहुत बड़ा एक एजाज़ है, बल्कि ये कि वो नेशनल जो कौम को हम कहते हैं ना कि हमने रिटर्न करना है, तो वो पे बैक भी कर रहे हैं। बच्चों को आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज तो आज के दिन के हवाले से अगर पर्टिकुलरली आप पूछें तो यही है कि हम अपने हिस्से का रोल प्ले करें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। सबसे बड़ी बात है क्लीन रखना, तो हमारे प्योरली हमारे हाथ में है। हम उसको क्लीन रखें, उसको ग्रीन बनाने के लिए कोशिश करें, और जो हम छोटे छोटे हमारे एक्शन से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, हम बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की अभी बात नहीं कर रहे, हम अपने इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हम देखें कि हम जो रोल प्ले कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, एटलीस्ट वो रोल हमें प्ले करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि हर बंदे को, हर बच्चे को एक इंडिविजुअल रोल जो है वो अदा करना होगा। मज़ीद अभी आगे बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। अच्छा जी, तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं एनवायरनमेंट की, उनसे जानते हैं कि क्या समझती हैं कि एनवायरनमेंट जिस तरीके से हमारा चल रहा है उसमें चेंजेस की वजह क्या है। तो मैडम, सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ शो में आपका। इसमें ग्रामी और अपना ज़रा डेजिग्नेशन बताइएगा, फिर उसके बाद फिर आपसे सवाल जवाब। माय नेम इज़ सैयदा शाइमा मरियम एंड आई एम सीनियर लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट, and we are engaged in this department since 2017, and we are teaching students and creating awareness among the society and trying to build a better environment for our students. अच्छा मैडम, टॉपिक पर आते हैं कि आज एनवायरनमेंट डे है और पूरी दुनिया में ये 5 जून जो है एनवायरनमेंटल डे के हवाले से मनाया जाता है। तो ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो ख़राब हुआ उसकी बेसिक वजह क्या देखती हैं आप, और आप बच्चों को क्या तालीम दे रही हैं इस हवाले से? हमारे पाकिस्तान में जो बेसिक इशू है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर। किसी भी कंट्री का जो 25% है ना, दैट मस्ट बी कवर विद द प्लांट्स, बट पाकिस्तान में वो रेशो है 1.8%, जो कि बहुत कम है। और अभी भी हम किस चीज़ को फेस कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन को। मतलब इतनी कम अमाउंट में हमारे पास प्लांट और फॉरेस्ट हैं, उसके बावजूद जो मौजूद हैं हम उनको भी कटिंग करते जा रहे हैं। और दूसरा हमारा मेजर इशू है वो है एयर पोल्यूशन। एज़ वी ऑल नो दैट कराची, लाहौर एंड नाउ मुल्तान, they are facing the worst air quality index. Summer में हमारे पास urban heat island because we are constructing societies, housing societies, and we are cutting our trees. तो जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का बहुत ज़्यादा इशू है। एकदम से अल नीनो का इम्पैक्ट भी मुल्तान में बहुत देखा जाएगा। एक हीट वेव के चांसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना
हो सकते हैं समर में, जून जुलाई में। उसके लिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, डिफरेंट लोअर जो इकोनॉमी लेवल के हमारे पास सोसाइटीज़ हैं उनके पास जाते हैं, उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आपने इस हीट वेव से कैसे बचना है। दूसरा हमारा मेजर इशू है एयर क्वालिटी का, जो कि बहुत कम होती जा रही है। आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड दे आर क्रिएटिंग द मैप्स एंड दे आर स्क्रीनिंग के जो हमारी प्लांटेशन है उसका क्या इम्पैक्ट है एयर क्वालिटी के ऊपर। अगर हम प्लांट्स, नेटिव प्लांट्स जैसे शीशम है, पीपल है, बरगद है, ये लगाते हैं तो क्या हमारी एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और हमने ये देखा है कि वाकई में ऐसा ही है, अगर हम नेटिव प्लांट्स लगाते हैं तो हमारी एयर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ ही आपने अभी बात की कि जनूबी पंजाब में, एक तो मुल्तान जैसे शहर में हमने देखा कि गर्मियों में तो समझ आती है कि भाई आप लैंड कट गई, और ये स्मोग एक बड़ा हम देख रहे हैं कि चंद सालों से हम जूझ रहे हैं स्मोक से। ये किस वजह से आप समझती हैं कि फैल रहा है? हमारे यहाँ ना कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं, उनको हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं। वो स्पीशीज़ जो हैं हमारे एरिया से बिलोंग नहीं करती हैं। उसमें सबसे बड़ा है कोनोकार्पस। आपने देखा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, उसमें रोड्स हैं या कोई सोसाइटी है, वो लोग कोनोकार्पस लगा देते हैं। वो एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करता है, उसको हम आइसोपायरीन बोलते हैं। आइसोपायरीन जब जो रोड साइड ट्रांसपोर्टेशन है उसके साथ मिल के वो स्मोक का एक केमिकल बनाता है, जिसकी वजह से स्मोक बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही है। तो अगर हम नेटिव प्लांट्स को प्रमोट करें और ऐसे प्लांट जो हैं जो कि बैन हैं और हमारे यहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो फिर हम इससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी मैडम की कि इस वक्त हमें खुद कोशिश करनी होगी ताकि अपने एनवायरनमेंट को जो है बेहतर कर सकें। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, ताहिर साहब। उनसे जानेंगे कि EPA आज के दिन क्या कर रहा है। पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। ताहिर भाई, ये बताइएगा, EPA डिपार्टमेंट हुकूमत ने बनाया, और क्या ये डिपार्टमेंट आवाम को उस तरीके से प्रोवाइड सहूलियात कर रहा है जो कि एक बंदा सोच सकता है, या एक जिसकी आइडियोलॉजी जो है वो अपनी पूरी कर रहा है इस वक्त आवाम के साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका मैं थैंक्स कि आप हर जगह पे और हमेशा जो EPA का जो सर्वेलेंस है और इसका काम है उसको आवाम तक कम्युनिकेट करते हैं वेरी रैपिड फॉर्म में। तो अवेयरनेस हो, चाहे उसमें हमारी इन्फोर्समेंट के हवाले से हो, तो आपका थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, और इस दफ़ा हमारा जो फोकस है कि हमने नेचर से इंस्पायर होना है। किस लिए होना है कि क्लाइमेट जो चेंज है उसको हमने रोकना है। किस लिए रोकना है? अपने फ्यूचर के लिए, बेस्ट फ्यूचर के लिए, अपनी जो आने वाली नस्ल है उसके फ्यूचर के लिए। तो वो हम कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और EPA जो है ये मिल के जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो काम कर रहा है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसमें बेशक भट्टाजात हों, उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हों, इंडस्ट्रियल एमिशंस हों, या उसके अलावा व्हीकुलर एमिशंस हों, और उसके बाद फ्यूजिटिव डस्ट हो, और उसमें बेशक पॉलीथीन बैग्स हो, और ओपन बर्निंग हो, स्टबल बर्निंग हो। तो डिफरेंट जो है ऑलमोस्ट जो आजकल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी काम कर रही है 26 डोमेन्स में, डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उनमें काम कर रही है। और किस लिए कर रही है? क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किस के लिए हो रही है? ये हमारी आवाम के लिए हो रही है, ये हमारी सोसाइटी के लिए हो रही है। एक सवाल आता है, वो सवाल ये है कि इस वक्त हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट का जो एक सर्टिफिकेट जारी होता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कि जी आप जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो बन रही हैं, वहाँ पर EPA का एक बैनर लग जाता है। तो क्या EPA का इदारा जो है वो किस तरीके से उसको चेक कर सकता है, और आवाम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या कुछ एहतियात जो है वो कर सकती है ताकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना फैले? जी, ज़बरदस्त, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और वक्त की ज़रूरत है। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी करते हैं, डेवलपमेंट का कोई काम करते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई प्लाजा, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रही होती है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, आप बाहर से सैंड की ट्रॉलीज़ हैं
या आप बिल्डिंग मटेरियल जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके शहर में आ रहे होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है। डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, बट क्या करना कि सस्टेनेबल वे में सोसाइटी का ख्याल रखते हुए करनी चाहिए। वहाँ पे फ्यूजिटिव डस्ट होती है, अनकवर्ड ट्राली शहर में नहीं लानी चाहिए। जितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको कवर्ड तरीके में से लेके आना चाहिए। और उसके बाद जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है बाहर अपनी उस विसिनिटी से, उस चार दीवारी से बाहर जो है वो बजरी, रेत, सीमेंट, अदर मटेरियल नहीं होना चाहिए। एक ग्रीन शीट का कवर होना चाहिए, उसके अंदर सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी चाहिए। और उसके बाद वहाँ से कोई डस्ट जो है जो कि इर्द गिर्द हमारे माहौल को ख़राब करती है वो नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे मिस्ट सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए और हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल आता है। अभी आपने डंपर्स की बात की और ट्रॉलीज़ की बात की, तो हम देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के अपने इदारों की ट्रॉलीज़ जो हैं वो भी इसी तरीके से चल रही होती हैं, जिस तरह सुथरा पंजाब की हम देखते हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि उनके ऊपर भी कोई EPA जो है वो कार्रवाई कर सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हों और चाहे वो प्राइवेट हों, सभी के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो इक्वली जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। और इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट टाइम ये जो कचरे वाली ट्राली है सुथरा पंजाब वाले, ये अनकवर्ड ले जाते थे। ये हमारे वर्दी जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मीटिंग्स में कहा कि जितना ये कचरा है ये आप उसमें डंपर में लोड करते हैं, उसके बाद ये रोड पे गिरता है, तो आप जब भी इसको मूव करें ऊपर से शीट के साथ इसको कवर करके, आप अभी देखा होगा डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अब सुथरा पंजाब जितने डंपर हैं वेस्ट उठा के जाते हैं उसको कवर्ड करके ले जाते हैं। इसी के साथ ही फिर एक आपने बड़ी अच्छी एक मुहिम चलाई हुई है कंस्ट्रक्शन की। अब हम आ जाते हैं ज़रा देही इलाकों में, जहाँ पर स्टबल बर्निंग की जाती है, जहाँ पर जो है वो जब कोई भी फसल काटी जाती है तो उस वक्त इस चीज़ का एहतियात नहीं की जाती कि उससे उड़ने वाला डस्ट जो है वो फ़िज़ा में कितना ख़राबी पैदा कर रहा है। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि EPA क्या कर रहा है। जी बिल्कुल, स्टबल बर्निंग के हवाले से जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है इसने स्पेशली इस दफ़ा अलॉन्ग द मोटरवे और डिफरेंट दही इलाकों में जो वाटर बाउज़र हैं वो डिफरेंट जगह पे और जो स्क्वाड्स हैं डिफरेंट बीट्स बनाई गई। जैसे कि हमारे यहाँ मैं मुल्तान की एग्जांपल देता जाऊँ, हमारे पास 2 बीट थी, एक जो हमारा शाहरुखन आलम से लेके दरखाना तक और दूसरी हमारी शाहरुखन आलम से लेके पीर वाला जो है जलालपुर पीर वाला तक, ये हमारी 2 बीट्स थी। जो 2 हमारे डिफरेंट जो स्क्वाड्स हैं वो इस पर सर्वेलेंस करते थे, 24/7 करते थे। कहीं भी अराउंड इर्द गिर्द यहाँ पे वहाँ पे स्टबल बर्निंग होती, फ़ौरन वहाँ जाके उसको बंद करते, उस पर वाटर बाउज़रिंग करते। अगर और वायलेशन हमें बार बार मिलती तो हम उस पर FIR भी देते हैं। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम स्टबल बर्निंग हुई है, सिर्फ 2 FIR हुई हैं इस दफ़ा। अब ये देख लें कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और इन हमारे स्क्वाड की सर्वेलेंस की वजह से लोगों को आगाही भी देते रहे हैं और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की वजह से इस दफ़ा स्टबल बर्निंग नहीं हुई। आज के दिन के हवाले से, आज के दिन की मुनासबत से बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में क्लाइमेट चेंज की वजह क्या समझते हैं और अब उसे किस तरीके से आप लोगों का डिपार्टमेंट जो है वो कवर अप करने जा रहा है। जी बिल्कुल, एक तो कुछ इसमें आजकल के दिनों में हम बात करें तो नेचुरल फिनोमेना है, जैसे कि ये डस्ट स्टॉर्म वगैरह हैं, इसकी वजह से हमारी फ्यूजिटिव डस्ट जो है वो एयर में मुअल्लक रहती है, स्पेशली ये साउथ पंजाब में। और उसके बाद आते हैं कि जो मेन मेड ह्यूमन जो हमारे सोर्सेज हैं क्लाइमेट चेंज में, जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्पेशली मुल्तान के एरिया में, और इसमें हम जितनी इंडस्ट्री है वहाँ पे तकरीबन मुल्तान के अंदर एक 172 जो है वो इंडस्ट्री है जहाँ पे बॉयलर लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी पे जो है हम लगा चुके हैं, उनके ऊपर वेट स्क्रबर लगवाए हैं और ECS लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो विद इन कंप्लाइंस हैं। और इसके साथ साथ जितनी फ्यूजिटिव डस्ट के अदर सोर्सेस हैं, और लास्ट टाइम हमारी एक वर्दी DG साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक पॉइंट हाईलाइट हुआ था जो थ्रेशिंग है। ये हमारी जो वीट की जो क्रॉप है स्पेशली उसकी थ्रेशिंग की वजह से जो कि फ्यूजिटिव डस्ट और लो डस्ट है वो एयर में मुअल्लक रहती है। तो सर ने स्पेशली एक टीम बनाई है जिसको कहा है कि इसकी SOP बनाएं और आने वाले वक्त में इसके लिए प्रॉपर SOPs होंगी और इससे भी इंशाअल्लाह हम इसको कंप्लाइंस में लेके आएंगे और इसको कम से कम करेंगे और अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। आखिर में आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जा रहा है, उस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं मुल्तान की आवाम को और स्पेशली हम यहाँ पे एक जो एकेडमिया है और यूनिवर्सिटी में है और स्टूडेंट को, ये हमारा फ्यूचर है,
इनको मैं ये मैसेज मेरी तरफ से होगा और एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि हम सब अपना अपना हिस्सा डालें, हम खुद अपने से स्टार्ट करें। हर एक इंडिविजुअल जो है वो इन्वायरमेंट अपनी इर्द गिर्द और सराउंडिंग को जो है ना वो क्लीन रखे, और इस तरह जब हर एक उसको क्लीन रखेगा तो हमारे पास एक बहुत ह्यूज जो है वो इम्पैक्ट आएगा। हम सब मिल के एक बड़ा जो है पूरी इन्वायरमेंट जैसे हमारी मुल्तान की है उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे और उसका हमें एक अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, आपने आज बात सुनी हमारी कि हमने बात की एनवायरनमेंट के ऊपर, हमने बात की माहौल को बचाने के ऊपर, और अब सवाल जो है बनाम सरकार ये छोड़कर जाती है सरकार के नाम कि क्या ये सिर्फ एक दिन की बात है या इसे 365 दिनों के ऊपर मुहित करके और पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये अब वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।